वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं PGVP के लास्ट लेक्चर जो है डिडक्शन में, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 36 क्लॉज 1 अदर डिडक्शन आज हम करने वाले हैं। अदर डिडक्शन में आज हम क्या करेंगे, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है डिडक्शन का आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम सभी जो डिडक्शन है वो आज इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अदर डिडक्शन कौन कौन से हैं, देन उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसको हम समझेंगे। ये 3 काम हमको करना है कि अदर डिडक्शन कौन कौन से हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन उसको हम समझेंगे। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप इनके नोट्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम एनी मोड एंड सेक्शन 48(3). अब यहाँ पे दो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एनी मोड क्यों लिखा गया और ये सेक्शन 48(3) का जिक्र यहाँ पे क्यों किया गया। स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब है कि जो कोई स्टॉक आप अपने गोडाउन में या स्टोरेज फैसिलिटी में रखते हो, जो भी कोई स्टॉक, उनका इंश्योरेंस आपको करवाना चाहिए। बिकॉज़ किसी भी दिक्कत से आपका जो स्टॉक है वो ख़राब या जल सकता है, या किसी भी तरह से आपका ये टूट फूट सकता है। तो इसलिए जो भी एम्प्लॉयर होता है, जो ऑनर होता है उस स्टॉक का, वो इसको इंश्योरेंस करवाता है और ये उसका प्रीमियम भी भरता है। जो वो प्रीमियम भरेगा स्टॉक का, जो वो प्रीमियम भरेगा इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनी को जो वो प्रीमियम देगा स्टॉक का, उसी को आपको डिडक्शन मिलेगा। किस चीज़ का? जो भी प्रीमियम आप दोगे इंश्योरेंस कंपनी को, उसका डिडक्शन आप यहाँ से ले सकते हो सेक्शन 36 क्लॉज 1 से। मैं ये सेक्शन पढ़ रहा हूँ, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना पक्का है। डिडक्शन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, सेक्शन 35, सेक्शन 35AD एंड सेक्शन 32AD, यहाँ से ये डिडक्शन के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी लेक्चर मैंने अभी पोस्ट किए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अपने फिर बुक को पढ़िए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि इस चैप्टर में और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो पहले समझा जाए कि मैंने स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। स्टॉक, किसी भी तरह का स्टॉक रखते हो आप, उसका आप इंश्योरेंस करवाते हो। मान लो कोई टूट फूट जाए या आग लग जाए या फिर बाढ़ से वो बह जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी से हम कंपनसेशन ले सकते हैं। और हमको क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा? प्रीमियम। हमको वहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, हम जब भी इंश्योरेंस करवाते हैं हम उसको प्रीमियम देते हैं। ठीक है, तो उस प्रीमियम का हम यहाँ से डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 36 क्लॉज 1 से। अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, यहाँ पे एनी मोड क्यों लिखा गया। एनी मोड का मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप किसी भी मोड में आप इसको प्रीमियम दे सकते हो, चाहे कैश मोड में, चाहे बैंक मोड में, चेक, DD, डिमांड ड्राफ्ट, ऐसे किसी भी तरीके से, कैश में भी। ठीक है, एनी मोड में। ठीक, ये बोलता है। और यहाँ पे बोलता है सेक्शन 48(3) का क्या मतलब बनता है, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा कि सेक्शन 48(3) क्या है। बट अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ तो सेक्शन 48(3) बोलता है कि एक दिन में किसी भी एक व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा कैश में आप एक्सपेंसेस के तौर पे नहीं दे सकते। एक दिन में किसी भी एक व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा आप कैश में एक्सपेंसेस नहीं दे सकते, ये बोलता है सेक्शन 48(3). ठीक है, दूसरी बात आते हैं एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस पे। अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस में यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ बैंक में ओनली होगा, बैंक मोड ओनली। अब यहाँ पे बैंक मोड ओनली क्यों है कि आप जो भी इंश्योरेंस करवाओगे अपने एम्प्लॉय की, वो सिर्फ बैंक मोड का ही होना चाहिए। कैश मोड में अगर आप बैंक एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको उसका डिडक्शन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा सेक्शन 36 क्लॉज 1 से। तो अभी हम आते हैं अपने एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस में। जो भी एम्प्लॉय किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे दुर्घटना होने की ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब कि वहाँ पे चोट लगने की या डेथ होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है, ऑनर जो है, वो अपने एम्प्लॉय का
हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, या फिर नॉर्मल भी कोई बिजनेस है जो भी अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की, तो वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जो भी इंश्योरेंस करवाएंगे, जो भी उनका इंटरेस्ट या प्रीमियम अमाउंट जाता है, वो सिर्फ बैंक मोड से होना चाहिए, बैंक मोड के अलावा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी, वहाँ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो सेक्शन 37 क्लॉज 1 वहाँ से आपको डिडक्शन मिल सकता है। अब सेक्शन 37 क्लॉज 1 क्या बोलता है आपको? सेक्शन 37 क्लॉज 1 बोलता है जनरल डिडक्शन के बारे में। ये बोलता है ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो सेक्शन 32 लेके 36(1) तक, सेक्शन 32 36(1) तक अगर नहीं आते, सेक्शन 32 36(1) तक नहीं आते, तब आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा था? ऐसा कोई सेक्शन है, मतलब ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो इस सेक्शन में ना आके और इस सेक्शन में ना आके बाकी इन दोनों सेक्शन में नहीं आता, मतलब 30 से लेके 36(1) तक नहीं आता अगर कोई भी एक्सपेंसेस, तो आपको सेक्शन 37 क्लॉज 1 में जाके डिडक्शन अलाउड मिल जाएगा। ये एक सेफ़ है जहाँ से आपको डिडक्शन आराम से मिल जाएगा, यहाँ अगर इन दोनों में नहीं आता तो। ठीक है, अब ज़्यादा हौच पौच होगा, जरा फिर इसे मैं मिटाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट हो गया, ए वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम अपने सी वाले पॉइंट पे। सी वाले पॉइंट पे क्या बोलता है कि बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब यहाँ पे सेक्शन 43B क्या बोलता है, इसके बारे में आपको थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ, बाकी मैं अपने लेक्चर में बताऊँगा कि सेक्शन 43B क्या है, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है और ये हम इसे इंस्टीट्यूट की बुक से ही कवर करेंगे। क्या बोलता है कि एम्प्लॉयज़ को जो हम कमीशन और बोनस देंगे वो हम सब्जेक्ट टू इस सेक्शन पे देंगे। किस सेक्शन में? सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग देंगे। क्या सेक्शन 43B क्या है? सेक्शन 43 बोलता है जो भी गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, बैंक ड्यूज़ हैं या एम्प्लॉयज़ ड्यूज़ हैं, वो आपको ITR के ड्यू डेट से पहले ही दे देने हैं। ठीक है, क्या बोलता है? जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, ड्यू मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, जो बकाया है, और जो एम्प्लॉय के ड्यूज़ हैं या जो बैंक के ड्यूज़ हैं, उनको आपको ITR की डेट से विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR आपको उनको सेटलमेंट कर देना है, पैसे दे देने हैं। ये बोलता है हमारा सेक्शन 43B। बाकी इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अपने इंस्टीट्यूट की बुक से अभी कुछ देर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अगर कोई बोनस देना है अपने एम्प्लॉय को या कोई कमीशन देना है तो आपको विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR के पहले ही आपको ये सेटलमेंट कर देनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का कौन सा पॉइंट है? हमारा आगे का पॉइंट है डी। डी में क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। अब हमने कोई लोन लिया है बैंक से और उसका इंटरेस्ट जा रहा है, कोई लोन लिया है बैंक से और उसका कोई इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट हमको कब से अलाउड होगा डिडक्शन के लिए? जैसे कि मान लो हम लोग ने कोई लोन लिया एसेट ख़रीदने के लिए बिज़नेस में। हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसका हम लोगों ने एसेट ख़रीदना है, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने बैंक से कुछ 10 लाख 15 लाख का लोन लिया। बैंक ने सभी कागजात देख के, सभी डॉक्यूमेंट को देख के हमारा लोन अप्रूव कर दिया और लोन उसने हमें 15 लाख का दे दिया। ठीक है, एक मोटा अमाउंट मान लिया मैंने 15 लाख का। 15 लाख का हमारा अमाउंट का सेंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि जब हम इंटरेस्ट आपको पहले से अलाउड होगा, जब से आपने लोन लिया। लोन अगर आपने 10 अगस्त से भी लिया है तो आपको अलाउड हो जाएगा, 10 अगस्त से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 अगस्त से इंटरेस्ट लगना अलाउड हो जाएगा, लेकिन आपको एक्सपेंस जो इंटरेस्ट आप जो दे रहे हो अपने उसको, जो आप इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हो, आप डिडक्शन कब ले सकते हो? इंटरेस्ट का डिडक्शन आप कब ले सकते हो? जब आप असेट ले लोगे, असेट लेने के बाद आप जब उसे बिज़नेस में पुट टू यूज़ कर दोगे, तब जाके आप अपना बिज़नेस में डिडक्शन ले सकते हो। तो गाइस, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला डी पॉइंट वाला हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब हम क्या करना है? डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड ऑन प्रो राटा बेसिस।
अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो डी वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टार लगाया है। ठीक है, या अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी मैं इंस्टीट्यूट की बुक रीड करवाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल आते हैं हम ई वाले पॉइंट पे, जिस पे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन ज़ीरो कूपन बॉन्ड ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं एक बार इंस्टीट्यूट की बुक रीड कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। पहले ये बोलता हूँ कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड मतलब ये कौन कौन सी कंपनियां कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड हो, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, या शेड्यूल्ड बैंक हो। ठीक है, ये लोग इशू कर सकते हैं क्या, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कौन कौन, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, कैपिटल कंपनी हो। ठीक है, ये लोग जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब जीरो कूपन बॉन्ड का ट्रीटमेंट क्या होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड शेल बी अलाउड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो मैंने हाँ प्रोराटा बेसिस पे होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है शॉर्ट में प्रोराटा बेसिस पे होगा। ठीक है, प्रोराटा बेसिस पे होगा ना। हैविंग रिगार्ड्स टू द पीरियड ऑफ सच लाइफ इज बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड की जो पीरियड ऑफ लाइफ होगा वहाँ तक का इसको हम प्रोराटा बेसिस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट की बुक रीड करवाऊंगा तो आप वहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने एफ वाले पॉइंट पे। यहाँ पे बोलता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, बताऊंगा अभी, अप्रूव्ड बाय सैफ, एनपीएस एंड अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। आरपीएफ मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो, सुपर एनुएशन फंड में। ठीक है, अप्रूव्ड हो सुपर एनुएशन फंड में, और एनपीएस मतलब नोटिफाइड पेंशन स्कीम, डबल सर मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, और ग्रेचुटी फंड से अप्रूव्ड होना चाहिए। और यहाँ पे भी बोला है सेक्शन 43, सेक्शन 43 बी के मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गवर्नमेंट ड्यू, बैंक ड्यू और एम्प्लॉयर ड्यू विद इन द ड्यू डेट ऑफ आरटीआर के पहले ही आप इन सबके ड्यू को पेमेंट कर दो, सेटलमेंट कर दो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए बोल रहा है कि एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा रिकॉग्नाइज फंड में, अप्रूव्ड होना चाहिए सुपर एनुएशन फंड से, एनपीएस में भी वो कर सकता है, और ग्रेचुटी फंड में अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 36 क्लॉज 1 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। पहले एम्प्लॉयर का पढ़ा था, अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर आरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड, एनपीएस एंड एटसेट्रा, और किसी में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इफ इट इज डिपॉजिट विद इन ड्यू डेट ऑफ आरटीआर, अगर ये ड्यू डेट ऑफ आरटीआर के पहले ही, अगर ये ड्यू डेट ऑफ आरटीआर के पहले ही डिपॉजिट करवा देते हैं एम्प्लॉय, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 36 क्लॉज 1 से। ठीक है, किनको, जिनका ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है, फिर आता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनिमल यूज्ड इन अ बिजनेस आफ्टर रियलाइज्ड इन द ईयर ऑफ डेथ और अनयूजलेस विल बी अलाउड। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे जानवर जो बिजनेस में काम आते थे, जो बिजनेस में काम आते थे, अब वो बूढ़े हो गए। मान लो वो जब जानवर बूढ़े हो जाएंगे तो वो काम में नहीं आएंगे। जो भी उनके एक्सपेंसेस होंगे वो हमको अलाउड कर दिया जाएगा। यूजलेस हो गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है तो उन पर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब हमको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन हमको मिल जाएगा जो हम लोग उनको केयर करने में जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं सेक्शन 36 क्लॉज 1 से। अभी हम फिलहाल बैड डेट्स पे आते हैं, अपने बैड डेट्स के पॉइंट पे। अब यहाँ पे बैड डेट्स का मतलब क्या है, बैड डेट्स का क्या है, यहाँ पे बैड डेट्स हमको अलाउड है कब, जब नेम ऑफ डेटर इज रिटर्न ऑफ इन द बुक। जिस व्यक्ति से हमको पैसे लेने हैं
उसका नाम लिखा होना चाहिए बुक में, ठीक है। सच अमाउंट ऑफ डेप्ट हैज़ बीन टैक्स्ड अर्लियर एज ए पीजीवीपी ऑफ एसईसी। अगर जो अमाउंट जो डेप बैड डेट्स हैं वो टैक्स कर लिया जाएगा अर्लियर, जब पीजीवीपी माना जाएगा उस एसईसी का। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि वो जो बैड डेट्स है बाद में हमको रिसीव हो जाता है, जब रिसीव होगा तब हमको इसको टैक्स कर लेंगे, मतलब इसको फिर हम टैक्स करवा देंगे इधर पीजीबी पे इनकम मान के इसको हम टैक्स कर लेंगे एसईसी के लिए, ठीक है। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। मान लो एक बैड डेट्स हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे चल के वो पैसे मिल जाता है, जिस दिन वो पैसे मिलेगा उस दिन की हमारी ये इनकम बन जाएगी, टैक्स कर लग जाएगा इस पर, पीजीबीपी इनकम बन जाएगी एसएससी के लिए, ठीक है। अभी जो सेकंड कंडीशन है ये अप्लीकेबल नहीं होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस में। मतलब जो कोऑपरेटिव बैंकिंग होती है ना, बैंकिंग सोसाइटी जो होती है उनके लिए ये जो सेकंड वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन ये उनके लिए नहीं लगता। जो मनी लेंडिंग होती है, मनी जिसमें जो पैसे देते हैं दूसरे को, उन पे ये सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बोलता है फैमिली प्लानिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस। क्या बोलता है? फैमिली प्लानिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए अलाउड है? सिर्फ कंपनी के लिए अलाउड है। ये जो एक्सपेंसेस है फैमिली प्लानिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये सिर्फ कंपनी के लिए अलाउड है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस करता है कंपनी तो फुल्ली अलाउड होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस करता है तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसको हम एक्सपेंसेस को अलाउड करेंगे अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 1 में, ठीक है। ये है, इसके बारे में अपनी इंस्टीट्यूट की बुक्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब आप पूछ रहे थे ना कि सेक्शन 43A क्या है, 43A क्या है, तो देखिए 40A3 आ गया, 40A3 आ गया, सेक्शन 40A3 क्लॉज 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे 2 जगह आते हैं सेक्शन 40A3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर एनी पेमेंट इज मेड अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक, ड्राफ्ट, ECS for revenue expenses for which single person is made to single person aggregate in a day exceed 10,000, ठीक है। टोटल सच पेमेंट इज डिसअलाउड। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये बोला है कि एक दिन में किसी भी एक व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया गया है, ठीक है। कैश में डीलिंग की गई है, कैश में, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा किसी भी एक व्यक्ति को एक दिन में रेवेन्यू एक्सपेंसेस के तौर पे कैश में अगर दिया गया है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा, तो टोटल अमाउंट डिसअलाउड कर दिया जाएगा। अगर आपने 20,000 रुपये दिया है तो आप ये बोलोगे सर 10,000 तो अलाउड हो जाएगा, 10,000 से जो ज़्यादा अमाउंट है 10,000 वाला, जैसे कि 20,000 दिया है तो एक तो 10,000 अलाउड हो जाएगा और एक 10,000 अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे कंडीशन नहीं लगेगा, यहाँ पे टोटल 20,000 डिसअलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 48 क्लॉज 3 में बोलता है। ये प्रोविज़न हर जगह अप्लाई होता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान देना। ये पूरे पीजीबीपी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये प्रोविज़न पूरे पीजीबीपी में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रोविज़न हर जगह अप्लाई होगा। एक दिन में किसी भी एक व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट किया है कैश में, तो आपको पूरा अमाउंट डिसअलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैश पेमेंट में अगर हम करते हैं, कैश में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम किसी को करते हैं पेमेंट, तो 35,000 तक का अलाउड है, 35,000 तक का अलाउड है। मतलब 35,000 विल बी यूज्ड इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट पे कोई गुड्स मंगाते हैं और उसको हमें 35,000 रुपये कैश में देना है तो हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमें अलाउड होगा। तो सेक्शन 48(3) में
इसको हम अलाउड करवा लेंगे और हमको यहाँ से डिडक्शन जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको छूट मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने सेकेंड लास्ट सेक्शन पे। यहाँ बोलते हैं सेक्शन 48(7). सेक्शन 48(7) क्या बोलता है? अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, मतलब जो अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट से, अगर उसमें हम अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, अगर हम उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में, तो हमको यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको अलाउड नहीं किया जाएगा। किस चीज़ के लिए? अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में। ठीक है, डिसअलाउड माना जाएगा। अब आता है हमारा एक पॉइंट है सेक्शन 48(9). सेक्शन 48(9) क्या बोलता है? अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका डिडक्शन का पॉइंट है सेक्शन 80(c)(d). सेक्शन 80(c)(d). ठीक है, क्या पॉइंट है? सेक्शन 80(c)(d). एनपीएस का पॉइंट, अगर हम एनपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर, और कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, तो हम उस अमाउंट को हम डिसअलाउड कर देंगे। मान लो उसकी सैलरी 35,000 रुपये है। ठीक है, इसकी सैलरी 35,000 है। अगर उसने 3500 रुपये से ज़्यादा एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, 3500 रुपये ज़्यादा अगर एनपीएस में उसने कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसके जो भी कंट्रीब्यूशन है सब डिसअलाउड कर दिया जाएगा, सब इसका डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ये है आज का हमारा ये सेक्शन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको बुक से पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट के बुक से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हम इंस्टीट्यूट की बुक को एक बार रेफ़र करेंगे, बिकॉज मेरे पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, आपको रिवीजन करने के लिए वो पॉइंट बनाए गए हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए पॉइंट आप ये बनाया है जिससे कि आप कम टाइम में अपना पूरा पीजीवीपी रिवीजन कर सके। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको इंस्टीट्यूट की बुक से रिवीजन करा देता हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। यहाँ बोल रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड स्टोर, सेक्शन 36 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। एनी अमाउंट पेड एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज or destruction of stock or store used for the purpose of business and profession is allowable as deduction in full unit, deduction in a full। ठीक है, अभी मैंने यही बताया आपको कि अगर आप किसी भी स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो, किसी भी स्टॉक का आप इंश्योरेंस करवाते हो, तो आपको फुली डिडक्शन मिलेगा। फुल डिडक्शन मिलेगा। क्यों आप स्टॉक का इंश्योरेंस क्यों करवाओगे? अगेंस्ट रिस्क है, आपको इसमें रिस्क है डैमेज होने का, डिस्ट्रक्शन होने का, टूट फूट होने का। ठीक है, स्टॉक का और स्टोर का, इसीलिए आप इसका इंश्योरेंस करवाते हो, और जो प्रीमियम दोगे उसी का आपका डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे अलाउड होगा। ठीक है, उसी का आपको डिडक्शन यहाँ पे अलाउड दिया जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, पेड मीन। यहाँ पे पेड का मतलब क्या है? पेड मीन एक्चुअली पेड और इंकर्ड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अपॉन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस आर कंप्यूटेड, सेक्शन 43(2) में। अब सेक्शन 43(2) को हमको भी पढ़ना पड़ेगा, वो हम अपने सीरीज में पढ़ेंगे और इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ ऑफ कैटल के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पे कैटल का मतलब क्या है कि बताता हूँ मैं अभी आपको। एनी अमाउंट पेड एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द लाइव्स ऑफ कैटल ऑन्ड बाय द मेंबर ऑफ प्राइमरी मिल्क ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएटेड टू इट इज अलाउड डिडक्शन इन फुल। अगर हम कोई कैटल का, लाइफ ऑफ कैटल का अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं तो भी हमको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब ये किसी भी हम स्टॉक या स्टोर का या किसी भी फेडरल मिल्क का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस करवाते हैं और उसका हम प्रीमियम देते हैं, तो हमको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 क्लॉज 1 में, अदर डिडक्शन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय,
ये हमारा दूसरा पॉइंट था। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। एनी प्रीमियम पेड अदर देन कैश। यहाँ पे क्या लिखा है? अदर देन कैश। और मैंने क्या लिखा था? अदर देन ओनली बैंक मोड। मैंने क्या लिखा था? ओनली बैंक मोड। यहाँ क्या लिखा है? अदर देन कैश। ठीक है। बाय द असेसी एनी प्रीमियम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर टू अफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉयज अंडर द स्कीम। आपको स्कीम नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली पेन का थोड़ा अंडर द स्कीम फ्रेम्ड इन द बिहाफ बाय, किसके बिहाफ पे? इन द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनसे करवाया हो, जो अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, GICOI। ठीक है, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसे कराया हो, बट ये अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, या फिर एनी अदर इंश्योरर एंड अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। ठीक है, तो उनको डिडक्शन हमको अलाउड मिलेगा। अब यहाँ पे पूरा निचोड़ क्या है, कंक्लूड क्या बनेगा हमारा, कंक्लूजन क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, किनसे करवाएगा? या तो फिर इनसे करवाएगा या फिर किसी अदर इंश्योरेंस से करवाएगा जो अप्रूव्ड हो IRDA से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको डिडक्शन यहाँ पे अलाउड किया जाएगा। ये बताता है हमारा सेकेंड पॉइंट, जो मैंने आपको अपने PDF के नोट्स में बताया है। चलिए अब हम थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि अगर हम लोगों ने कोई बोनस या कमीशन अपने एम्प्लॉय को दिया है तो, जो सेक्शन 36 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में बोलता है। क्या बोलता है यहाँ पे? एनी बोनस और कमीशन अदर देन इन प्रॉफिट इन लीव और डिविडेंड। सेक्शन 17 क्लॉज 3 की बात कर रहा है यहाँ पे। सेक्शन 17 क्लॉज 3 सैलरी में चला गया ये, और यहाँ पे सेक्शन 17 क्लॉज 3 की बात कर रहा है, लीव ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है लीव ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड अदर देन, इनके अलावा अगर हम लोगों ने कुछ देना है तो ये है। ठीक है, पेड टू एम्प्लॉयज शेल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अब यहाँ पे पेड का मतलब क्या है वो यहाँ समझा रहे हैं। पेड का मतलब यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे समझा रहे हैं, एम्प्लॉयज शेल बी एज अ डिडक्शन। तो यहाँ पे इनको डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई भी प्रकार का बोनस या कमीशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो इनको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अदर देन प्रॉफिट इन लीव और डिविडेंड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पेड का मतलब क्या है? सच अमाउंट मस्ट हैव बीन एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न एंड सेक्शन 43B। मैंने आपको अभी यही बताया कि कोई भी अमाउंट हो वो विद इन ड्यू डेट ऑफ ITR की डेट के भरने से पहले, जब हम ITR भरते हैं, एक जो 31 जुलाई को होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है। जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उन जो कंपनीज हैं उनके लिए 30 सितंबर होता है। तो मान लो 30 सितंबर के ITR की डेट आने से पहले आपको ये सब सेटल करना पड़ेगा, पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। ठीक है, और सेक्शन 43B भी यही कहता है। अगर आपको सेक्शन 43B पता है तो कमेंट में लिखिए। ठीक है, इससे आपका रिवीजन ही होगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पे क्या बात बोलता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलिए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शेल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। बोरोड मतलब लोन बोल रहा है, बोरोड कैपिटल, हमने लोन लिया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन कैपिटल एसेट। ठीक है, एसेट के लिए हम लोगों ने, बिजनेस प्रोफेशन के लिए हम लोगों ने इसका लोन लिया है। हमारा फोर्थ पॉइंट, हमारा क्या है ये? फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? टू क्लेम डिडक्शन अंडर द सेक्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सर्टिफाइड। अभी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तब जाके आप डिडक्शन ले सकते हैं।
3 कंडीशन है वो हमको याद रखनी है। द असेसी मस्ट हैव बोरोड मनी, असेसी पैसे उधार पे लेना होगा, ठीक है। द मनी सो बोरोड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी आप मनी उधार ले रहे हो बैंक से या किसी मनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, वो जो पैसे लोगे बोरोड करोगे वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एसएससी मस्ट हैव इंकर्ड इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट। अब एसएससी जो वो इंटरेस्ट देना होगा उसको इस बोरोड अमाउंट पे, जो भी मान लो 10 लाख 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी अमाउंट उसने लिया है उसको इस पे इंटरेस्ट भी इंकर्ड करना होगा, तब जाके इसकी ये डिडक्शन का अमाउंट वो ले सकता है। 3 कंडीशन कौन कौन सी थी, एसएससी को लोन लेना होगा, लोन लेना होना चाहिए, जो लोन लेगा वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, जो बिजनेस पर्पज़ के जो उसने लोन लिया उस पर वो उसे इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है। अगर हमको और आसान करना है तो ऐसे पढ़ो, एसएससी को लोन, एसएससी ने लोन लिया होगा, लोन पे इंटरेस्ट भी दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, और जो लोन अमाउंट लिया होगा वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, उसका एक्सपेंसेस होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए। तभी मैंने यहाँ पे देखो लगाया है, बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये इसके कंडीशन है, आपको याद होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं इसके अदर पॉइंट क्या कहते हैं। अदर पॉइंट को मैं पढ़ता हूँ कि इंटरेस्ट पेड टू अनदर पर्सन, अगर इंटरेस्ट पे करता है कोई अदर व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्ति कोई इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट शुड बी पेड टू अनदर पर्सन, हैंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। अगर कोई और व्यक्ति इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, अगर कोई और व्यक्ति इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इंटरेस्ट शुड बी पेड अनदर पर्सन, हैंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोप्राइटर is a disallowed expenditure. However, interest on capital to proprietor is allowed under section 40B to be discussed in the chapter of the firm assessment. हम जब फर्म असेसमेंट पढ़ेंगे ना उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, सेक्शन 40B इसी चैप्टर में पीजीवीपी में ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी ये मान के चलते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इंटरेस्ट पे करता है तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि इंटरेस्ट पेड बाय वन यूनिट ऑफ द एसएससी टू अनदर यूनिट इज नॉन डिडक्टेबल, ठीक है। इंटरेस्ट पेड टू रिलेटिव इज अलाउड डिडक्शन इन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40A क्लॉज 2 में। इट मीन इफ द इंटरेस्ट पेड इन द एक्सेस ऑफ मार्केट रेट देन एक्सेस पोर्शन शेल बी डिसअलाउड। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट है 10,000 रुपये आया है, ठीक है, अगर हम लोगों ने इससे ज़्यादा पे कर दिया तो जो हमारा जो एक्सेस पोर्शन है वो हमारा डिसअलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि नीड टू बोरोड कैपिटल वेदर बोरोड मनी इज लीडेड और नॉट इज दैट डिस्क्रिएशन of the SAC and income tax authority cannot examine the same. It is sufficient that money has been borrowed and applied in the business and the need of such a borrowing cannot be challenged by the assessing officer. ठीक है, ये बोलता है नीड टू बोरोड कैपिटल के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब आता है कि इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मेड फॉर एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन एसेट, ठीक है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो होगा हमें डिडक्शन कब मिलेगा, जब हम उसमें एसेट को एक्वायर करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। कोई लोन लिया हम लोगों ने, ठीक है, लोन लेने के बाद हमको ये पता है कि उस लोन का सिर्फ बिजनेस पर्पज़ में ही यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकते। बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे और उसके अलावा कोई और इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी हम यूज़ करेंगे उसके लिए एसेट खरीदना पड़ेगा, इंस्टॉल करेंगे और ख़रीदेंगे, ठीक है, तभी हमको डिडक्शन मिलेगा। ये इंटरेस्ट पीरियड है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी पॉइंट है मैंने आपको पहले अपने लेक्चर में बता रखा है स्टार्टिंग में ही, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। जहाँ तक कुछ बच्चों को अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ पे समझ ले, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जो सेक्शन 2 क्लॉज 48 में समझाता है, जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक ऑन और आफ्टर 1/6/2005। अगर ये है 1/6/2005 के बाद अगर इन्होंने ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है, ठीक है, इन तीनों ने, कौन से तीनों ने, इन तीनों ने, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये भी बच गए, शेड्यूल बैंक वाले, ठीक है। अगर ये चार लोगों ने 1/6/2005 के बाद इन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है, तब जाके डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 क्लॉज 1 में। डेट आपको याद होना चाहिए 1/6/2005, ठीक है, ये इसकी डेट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन फ्रॉम द इशूअर and which the central government may and notification on official gazette specify in the behalf। चलो ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड शेल बी अलाउड ऑन प्रो राटा बेसिस। मैंने अपने नोट्स में ये लिखा है, हैविंग रिगार्ड्स टू द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ सच बॉन्ड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में आप यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड के बारे में पढ़ लेना, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बिकॉज हमको बहुत सा पॉइंट कवर करना है, अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं पीजीबीपी में। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोलता है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड आरपीएफ एंड सुपर इनोवेशन फंड में। अब कंट्रीब्यूशन कौन करेगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टूवर्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड or an approved superannuation fund as per rules specified in the 4th schedule of the act, deduction allowed as a deduction in full। अगर कोई एम्प्लॉयर आरपीएफ में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में या फिर किसी दूसरे में, मतलब अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में भी अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको फुल डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, फुल डिडक्शन अलाउड किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेड का मतलब क्या है, सच अमाउंट मस्ट बी हैव बीन एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग आईटीआर। ड्यू डेट ऑफ आईटीआर के पहले हमको ये सब पे कर देना है, कंट्रीब्यूशन कर देना है। आईटीआर की डेट से पहले हमको ये सब कंट्रीब्यूशन कर देना है। मैं 2 बार बोल चुका हूँ, आईटीआर की डेट से पहले कंट्रीब्यूशन कर देना है। सेक्शन 43B का यहाँ पे भी जिक्र हुआ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। मैंने भी यही बोला, अगर हम कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 40A7 में, क्लॉज 7 में, ठीक है, जगह नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, हटाओ। एंड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में अलाउड है सेक्शन 37 क्लॉज 1 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, पेंशन में आ गए हम, पेंशन वाले काम पे आ गए कि नोटिफाइड पेंशन स्कीम में सेक्शन 80CC(D), ये डिडक्शन का पॉइंट है, सेक्शन 80CC(D)। अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम एनपीएस में तो यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा हमको क्या, एनी सम पेड बाय एसएसी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड अ पेंशन स्कीम एज ए रेफर्ड टू इन सेक्शन 80CC(D) ऑन अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज अलाउड एज अ डिडक्शन। अगर कोई एम्प्लॉय अपने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको डिडक्शन अलाउड होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 80CC(D) में, ठीक है। वो वहाँ से डिडक्शन क्लेम कर सकता है, अंडर सेक्शन 80CC(D) से डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगाई गई है, वो लिमिट देख लेते हैं एक बारी। मैक्सिमम लिमिट क्या है डिडक्शन की, सच कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द प्रीवियस ईयर। सैलरी में क्या है, बेसिक प्लस डीए, जो हमारा फॉर्मिंग पार्ट वाला हो, फॉर्मिंग पार्ट वाला ही सैलरी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला, ठीक है, इसको हम सैलरी में ऐड करेंगे, ठीक है।
Salary include dearness allowance if the term of employment so provide but exclude all other allowance and perquisite. सैलरी में हम इंक्लूड करेंगे बेसिक प्लस डीए और बाकी जो भी परक्विजिट्स हैं और ऑल अदर अलाउंसेस जो भी हैं वो सब यहाँ पे हम डिसअलाउड करेंगे। एनपीएस की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। हम लोगों ने एनपीएस भी कवर कर लिया। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में। वही है, ग्रेचुटी फंड में अगर किसी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में अगर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, तो डिडक्शन हमको अलाउड किया जाएगा, ठीक है। बस वही है कि ये पेड करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा उनको एम्प्लॉयज़ को विद इन द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर की डेट से पहले। सेक्शन 43B का जिक्र यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड स्टाफ वेलफेयर स्कीम में। स्टाफ वेलफेयर स्कीम में किस में? एनी सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एज अ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, एनी अदर फंड सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो है, एनी अदर फंड वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉयज़, ये जो भी हैं इनमें अगर हम लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो हमको डिडक्शन अलाउड होगा। क्या होगा? डिडक्शन हमको यहाँ पे अलाउड किया जाएगा, ठीक है। अब आके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल भी हमें जानना जरूरी है। As per the provision of Employee State Insurance Act 1948, all the contribution under this act are to be deposited within 21 days of the following month. Similarly, all contribution under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 must be deposited within 15 days of the following month. दो चीज़ें बोला है, अगर हम कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं ईएसआई में तो हमको 21 दिन में डिपॉजिट करना है विद इन द मंथ, ठीक है। और अगर हम पीएफ में डिपॉजिट करते हैं तो हमको 15 दिन में 15 डेज विद इन द मंथ, विद इन 15 डेज में हमको डिपॉजिट करना है, ठीक है, ये बोलता है। अब हम आते हैं टैक्स पॉइंट पे। टैक्स पॉइंट वाला आप पढ़ लेते हैं। इफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट इज डिपॉजिट बाय एम्प्लॉयर ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, तो नो ट्रीटमेंट। इफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम, ठीक है। यहाँ पे ड्यू डेट मतलब क्या है? मीन डेट बाय विच एसएससी इज रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉयर टू क्रेडिट एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रिलेवेंट फंड अंडर एनी एक्ट, रूल, order to or notification issued by the under any standing order, award and contract service otherwise। बकवास। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको इस बुक को, जैसे कि और क्लियरली शो करे। अलावेंसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेड और यूजलेस एनिमल, ये हमारा लास्ट का थर्ड पॉइंट है, ठीक है, सेक्शन का। यहाँ बोल रहा है कि प्रोवाइड फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने आपको अपने पीडीएफ में भी बताया था कि अगर हम लोग किसी भी एनिमल का यूज़ करते हैं बिजनेस के पर्पज से, तो उसके लिए हमको डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। क्या क्या कंडीशन क्या होना चाहिए? कि एनिमल आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सच एनिमल आर नॉट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, एंड सच एनिमल हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पज। 3 कंडीशन थी, कौन कौन सी? मैं मार्क करता हूँ रेड पेन से। बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेडमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, और यूजलेस हो गए हों या फिर उनका डेड हो गए हों, परमानेंटली यूजलेस हो गए हों या फिर वो उनकी मृत्यु हो गई हो। ये 3 कंडीशन होना चाहिए इस सेक्शन के लिए। इस पॉइंट के लिए अगर आपको डिडक्शन चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ डेड और यूजलेस एनिमल के लिए, तो आपको 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड के लिए नहीं होना चाहिए, या डेड और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पज, ठीक है। ये 3 चीज़ हैं, तब जाके आपको डिडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्वांटम डिडक्शन क्या होता है? ये जानिए कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट
of animal to the assessee. The amount realized, if any, in respect of carcasses or sale of animal is allowed as a deduction. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे हम बैड डेट्स में. अब हमारा बैड डेट्स का पॉइंट है, यहाँ पे हर बैड डेट्स पे हर पॉइंट पे एग्जाम्पल है. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. बैड डेट्स का क्या पॉइंट है यहाँ पे. एनी डेट और पार्ट ऑफ देयर ऑफ which become bad shall be allowed as a deduction. Shall be allowed as a deduction. Tax point क्या है. If it is the assessee who decide whether or debt has become bad or not, and the assessing officer can never insist the assessee for production or proof that the debt had become bad. Okay, यहाँ पे टैक्स पॉइंट क्या बोला. if it is the assessee who decide whether a bad debt has become bad or not, and the assessing officer can never insist the assessee for production of proof that the debt had become a bad. असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो प्रूफ नहीं ले सकता या इंसिस्ट नहीं कर सकता अपने उस असेसी को कि आप मुझे प्रूफ दो ये जो बैड डेट्स है ये बैड क्यों है. ठीक है, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए अगर वो प्रूफ ना मांगे तो. डेप्ट मस्ट बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस. क्या होना चाहिए. इंसिडेंटल टू द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी. देयर मस्ट बी क्लोज नेक्सस बिटवीन द डेप्ट एंड द बिजनेस ऑफ द असेसी. मतलब बिजनेस और असेसी के बीच में एकदम बीच की दूरी होनी चाहिए, एकदम बीच में, मतलब करीबी रिश्ता होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं. एग्जाम्पल है कि बैड डेट अराइजिंग आउट ऑफ एडवांस मेड बाय द लॉयर टू हिज क्लाइंट टू असिस्ट हिम इन अ परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज is not admissible as a bad debt, as it is not the business of lawyer to provide loan. Such losses is not allowed in any provision of the act. ठीक है, ये बोलता है. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि द बैड डेट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इनकम. बैड डेट इसको हम इनकम मानेंगे. कब. ऑफ द बैड डेट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए इनकम ऑफ द असेसी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर और ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर. और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है. बैड डेट अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बोरोवर इज अलाउड एज ए डिडक्शन प्रोवाइडेड money has been lent in ordinary course of money lending business, even though such money lent had never been a part of the income. ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे. क्या बोलते हैं यहाँ पे. इट मस्ट हैव बीन रिटर्न ऑफ. ओके, रिटर्न ऑफ होना चाहिए अकाउंट ऑफ द असेसी में. ठीक है, बिजनेस मस्ट बी कैरीड फॉरवर्ड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. इट मस्ट बी रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स. क्या पॉइंट आता है. रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, सेक्शन 41 क्लॉज 4. एज पर सेक्शन 41 क्लॉज 4 where deduction has been allowed in respect of bad debts or part of debts, section 36 clause 1 sub clause 7, then if the amount subsequently recovered on any such debt or part thereof is greater than the difference between the debt or part of debt and the amount is also allowed in excess of shall be deemed to be profit and gain of business and profession. अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया गया है मैथमेटिकली. क्या है वो फॉर्मेट, वो देखते हैं कि जो हम लोग अमाउंट रिकवर्ड होगा हमको डेटर से, जो बैड डेट से जो हमको रिकवर्ड होगा और जो हम लोगों ने क्लेम कर लिया यहाँ से माइनस कर लेंगे और जो टैक्सेबल बैड डेट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ से. ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हम आते हैं अपना डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल रिजर्व. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम पढ़ रहे थे. हाँ, यहाँ पे पढ़ रहे थे. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है. अगर आपको वहाँ से पढ़ना है तो आप नोट्स ले सकते हैं. ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नीचे मैं अपना नंबर डाल दूँगा, अब वहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा. अप्लीकेबल किसको है. कंपनी के लिए. पर्पज़ ऑफ सच एक्सपेंडिचर.
Such expenditure must have been incurred for promotion of family planning promotion its employee. Quantum deduction, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फुल्ली अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर in which it is incurred. Okay, now where deduction is allowed in respect of any expenditure under this section, then no deduction shall be allowed under section 32 or any other provision of this act. Treatment और unabsorbed capital expenditure. अब यहाँ पे अनअब्जॉर्ब का मतलब ये है कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो बच गया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात यहाँ हो रही है. एज इन केस ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ असेट acquired for family planning treated in the same manner as in case of sale of asset used in a scientific research. ठीक है, ये हमारा पॉइंट था. ओके, तो हम लोग ने फिलहाल सभी जो भी सेक्शन है वो पढ़ लिए हैं. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है. अब हम यहाँ से पढ़ेंगे सेक्शन 37 क्लॉज 2B. ये जो सेक्शन है, यहाँ पे जो सेक्शन है वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड के बारे में है. एक्सपेंडिचर डिसअलाउड के बारे में है. ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे सेक्शन 32 क्लॉज 2B के बारे में. ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.